नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको फ़िरोज़ तुगलक के इतिहास में के बारे में बताऊंगी और ये हमारा फ़िरोज़ तुगलक से संबंधित पार्ट 2 लेक्चर है। पहले मैं रिकैप कर दूं, फ़िरोज़ तुगलक कौन था? तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक। तुगलक वंश में 3 प्रमुख शासक हुए हैं। गियासुद्दीन तुगलक, जिसे तुगलक वंश का संस्थापक बोलते हैं, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद उसका चचेरा भाई फ़िरोज़ तुगलक। अब फ़िरोज़ तुगलक जब शासक बना तो उस समय उसके पास एक रिक्त राजकोष था। विरासत में उसे एक रिक्त राजकोष मिला, असंतुष्ट जनता मिली और खंडित राज्य मिला। तो ऐसी विरासत को उसने किस प्रकार से संभाला, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि उसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि उसने अपना ध्यान शासन व्यवस्थित करने तथा साम्राज्य में शांति व व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया। तो हमने कल पढ़ा था कि उसने राजस्व व्यवस्था में जनता को संतुष्ट करने के लिए उनके प्रति सहानुभूति दिखाई। जो लोन्स थे उनको माफ़ कर दिया, उपज के आधार पर कर लिया, भूमि कर लिया। बहुत सारे जो लगभग जो 24 कर थे उन्हें समाप्त किया और एक नई कर ही लगाया, और वो था सिंचाई कर, जो केवल उन लोगों पर लगता था जो कि निर्मित नहरों से अपने खेतों की सिंचाई करती थी। बेसिकली उसने केवल 4 कर ही रखे। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि उसने क्या क्या और किया। 9 पॉइंट्स हम कल कर चुके थे, आज हम 10वें पॉइंट से शुरू करेंगे और 10वां पॉइंट हमारा है जागीर प्रथा का अत्यधिक विस्तार किया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपने जो अधिकारी थे और सैनिक थे उसको फ़िरोज़ तुगलक ने वेतन के रूप में जागीरें दी, यानी कि वेतन के रूप में उसने जागीरें दी, ना कि वेतन दिया। अब इससे फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हुए। देखिए, जब अधिकारियों को बड़े पैमाने पर वेतन के बदले जागीरें दी गईं तो अफीफ लिखता है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी जागीरें साहूकारों को बेच दी, जो लगभग 17% का स्वयं अपने लिए स्पष्ट लाभ कमाते थे। यह प्रथा स्पष्ट रूप से बहुत बुरी थी, क्योंकि इससे यद्यपि अधिकारी को तो अपनी जागीरों में से भू राजस्व वसूल करने के जटिल कार्य से बच जाते थे, किंतु जो साहूकार थे वो अनुचित लाभ उठाते थे और जो किसान थे उनसे मन मर्जी से वसूल करते थे टैक्सेस, भूमि कर। तो हम देखते हैं कि उसने जागीर प्रथा प्रारंभ तो करी, मगर यह जागीर प्रथा बाद में चलकर बहुत ही नुकसानदेह हुई। 11वां पॉइंट अब हम ले लें। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहंदी के अनुसार उसने 4 नहरों का निर्माण किया। पहली जो थी वो सतलज नदी से लेकर सहबाज तक थी, ये 96 मील लंबी थी। दूसरी जो नहर थी वो मांडल व सिरमौर के पास से यमुना नदी से निकलकर हासी होती हुई हिसार फ़िरोज़ तक जाती थी। तीसरी जो नहर थी वो थी करवर के पास घग्गर नदी से निकलकर फ़िरोज़ाबाद तक जाती थी और ये करीब 150 मील लंबी थी। और चौथी जो नहर उसने बनाई वो यमुना नदी से बुधानी के निकट से हिसार फ़िरोज़ तक जाती थी। तो ये जो नहरें उसने बनाई, इन नहरों से कृषि की उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुई और उससे राज्य की आय भी बढ़ी। अफीफ लिखता है कि हिसार फ़िरोज़ के आसपास के प्रदेश में जहाँ केवल खरीफ की फसल भी बड़ी मुश्किल से पैदा होती थी, अब रबी की फसल भी
बोई जाने लगी और पैदावार बहुत बढ़ गई। इसके अलावा फिरोज़ तुगलक ने कई बागों को भी लगवाया, क्योंकि उसे बागों का बहुत शौक था। उसने साम्राज्य के विभिन्न बागों में अनेक बाग लगवाए। दिल्ली के आसपास तो उसने लगभग 1200 बाग लगवाए थे। इन बागों में इतने फल पैदा होते थे कि इससे सुल्तान को 1,80,000 टंके की वार्षिक आय होती थी। अब इसके अलावा उसने एक और जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह था सार्वजनिक निर्माण कार्य। उसने कई नए नगरों का निर्माण या स्थापना की। दिल्ली में फिरोजशाह कोटला, फिर फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, एक और बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने अनेक मस्जिद, महल, मदरसे, जलाशय, पुल और यात्री की सुविधाओं के लिए सराय भी बनवाई। उसके अलावा उसने जो पुराने जो मकबरे थी, पुराने जो इमारतें थी, उनकी मरम्मत करवाई। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। न केवल नए का निर्माण किया मगर पुरानों को भी ठीक ठाक किया, यानी कि कंसोलिडेशन। जैसे कि दिल्ली में कुतुब मीनार, अलाई तालाब या हौज खास, शमसी तालाब, सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे और सूफ़ी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, इन सबको तो उसने ठीक करवाया। इसके अलावा उसने एक और काम किया, वो ये था कि उसने सम्राट अशोक, मौर्य शासक सम्राट अशोक की 2 लाटों को उठाकर वो दिल्ली लाया। एक को उसने वो टोपरा से लाया था और दूसरा वो मेरठ शहर के निकट से लाया था। आज भी हम उन्हें दिल्ली में देख सकते हैं। इसके अलावा उसने जनता के हितों के लिए भी बहुत सारे काम किए। उसने दारुल शफा यानी अस्पताल की स्थापना की, जहाँ पर मुफ्त चिकित्सक, औषधियाँ और भोजन बीमार व्यक्तियों को मिलते थे। इसके राजस्व के लिए उसने कई गांव निश्चित कर लिए थे ताकि दारुल शफा आराम से चल सके। इसके अलावा उसने एक विवाह कार्यालय भी खोला जो केवल मुसलमानों के लिए थी। इस कार्यालय में विवाह योग्य लड़कियों के पिताओं को जो विवाह का खर्च सहन नहीं करने की स्थिति में थे, उन्हें 50, 30 या 25 टंका तक उनकी आवश्यकता अनुसार दिए जाते थे। इसके अलावा उसने एक रोजगार का दफ्तर भी खोला ताकि बेरोजगारों को उनके योग्यता अनुसार रोजगार दिया जा सके। अब एक और चीज़ जो उसने करी वह थी दास प्रथा। फिरोज शाह दासों का बहुत शौकीन था और उसके समय में दास प्रथा को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसने विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों को यह आदेश दिया था कि वे अपने अपने प्रांतों से अधिक मात्रा में दास उसके पास भेजें। इन दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इसमें से लगभग 40,000 दास तो केवल सुल्तान के महल में भी नियुक्त हो थे। 12,000 दास विभिन्न दस्तकारों से प्रशिक्षित किए गए थे। मगर अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस दास व्यवस्था ने धीरे धीरे अपने आप को एक शक्तिशाली संघ के रूप में संगठित कर लिया और हस्तक्षेप करने लगे थे शासन में। फिरोज की तुगलक के बाद दास इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे सुल्तानों के बनाने या हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे और तुगलक वंश के पतन में ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि फिरोज तुगलक ने कुछ अच्छे काम किए, मगर उसकी कुछ काम की वजह से तुगलक वंश का पतन भी हुआ, जैसे कि उसकी दास प्रथा या जागीर प्रथा। मगर हम फिरोज तुगलक को आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने
असंतुष्ट लोगों और खाली राजकोष को भरा और लोगों को संतुष्ट किया। धन्यवाद।